अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि रिएक्ट के 30+ लेक्चर होंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर मैं जो बेसिक है क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा स्टार्ट में, क्योंकि इसका काम बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइलें, उसके बारे में हम बताएंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो इजी वे है, दो मेथड मैंने करवाता हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं डायरेक्ट रिएक्ट के अंदर ही करवाऊंगा, क्योंकि वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन बच्चों को उससे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे हो रहे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम पूरा पॉइंट बात करेंगे इसके अंदर, डायरेक्ट हम रिएक्ट के अंदर। ठीक हो गया। क्लास ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में भी मैं अभी नहीं करवाता, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट्स जब हम पढ़ेंगे प्रॉप्स, तो उस टाइम हम दो लेक्चर रखेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ताकि उसके साथ कंपैरिजन हो जाए और आप लोग उसको अच्छी तरह समझ सकोगे, टू द पॉइंट बात क्या चल रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात कर रहा था मैं बेसिक। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं हम जो हमने लास्ट टाइम किया था, रिएक्ट। ये मैंने तैयार इसके अंदर सारा A to Z लिखा था, और इसके अंदर मैंने बताया था कि हम क्या क्या करेंगे। कंपोनेंट था, कंपोनेंट कैसे इसके अंदर ये जो होता है ना ES6 ECMA 6 होता है, ये बेसिकली वेरिएंट 6 है JS का। इंस्टॉलेशन मैंने बताई नहीं थी आज, और इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट JS के बारे में। ठीक है। तो रिएक्ट बेसिकली मैंने कल बताया था कि ये ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है। ये इसे कौन मेंटेन करता है? फेसबुक करता है। रिएक्ट को हम एंगुलर व्यू जेएस जैसा फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं। मेन पॉइंट हमारा ये था। कैसे बनाएंगे वो बाद में। इसके अंदर बेसिकली लाइब्रेरीज ऐड होंगी, जितनी हम लाइब्रेरीज वगैरह यूज करेंगे वो सारी की सारी इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। और जिस टाइम इंस्टॉलेशन होगी उस टाइम हम क्या करेंगे, ये अपना माइक बंद कर दो। किसका माइक ऑन है? मौजम का। ठीक है। ये टोटल काम होता है लाइब्रेरीज का, कि लाइब्रेरीज ऐड करते जाओ और आप अपना काम करते जाओ। और जो बेसिकली हमारे पास एंगुलर होता है या व्यू होता है, ये होती है हमारे पास फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बेसिकली और लाइब्रेरी क्या चीज होती है, कि लाइब्रेरी एक चीज ये है कि आप खुद से डिजाइन कर सकते हो किसी चीज को, आगे पीछे मोड़ना हो, आगे पीछे लेके जाना हो, टू द पॉइंट आप उसको लेके जाते हो। और जो फ्रेमवर्क चीज होती है वो बेसिकली क्या चीज होती है, कि रेडीमेड चीजें। रेडीमेड का मतलब क्या, कि हर चीज को आप खुद बना लो। ठीक है। कि हर चीज खुद बनी हुई होगी, तो आपने फिर क्या करना होता है, उस चीज को यूज करना होता है। ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बोलें जी हर चीज आपको बनी बनाई दे देंगे, आपने उठाना नहीं। कोडिंग हमें उसके अंदर भी जरूरत पड़ती है। तो फिर हम क्या करते हैं, टू द पॉइंट हम उस चीज को अपने मुताबिक सेट करते हैं और उस चीज को हम काम करते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो आगे चलें। हम्म। नहीं है। ठीक है तैयार, बात हुई क्लियर। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल लाइब्रेरीज क्यों यूज करते हैं, यही मैंने बताया कि इसके दो फायदे होते हैं। बेसिक पहला के जब एक्सटर्नल लाइब्रेरी का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐड कर करके इसको आप उसी के अंदर यूज कर रहे होते हो, उसके अंदर रह के आपने काम करना होता है। इसकी मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दी थी, कि आप एक मेडिकल स्टोर के अंदर जाते हो। नहीं, पेड कोर्स की थी पहली। तो पेड कोर्स की क्या थी, कि आप एक पेड कोर्स लेते हो, और उस पेड कोर्स के अंदर देखो
टू द पॉइंट कि आपने वही चीज कर रीड करनी है जो उस पेड कोर्स के अंदर होगी। और जो आपकी बिल्ट इन है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर आप हजारों कोर्स ले सकते हो। आप एक कोर्स फ्री वाला है, उसके अंदर आपको उतने मॉड्यूल मिल जाएंगे कि आपकी सोच से ज्यादा है। इसी तरह इन चीज दोनों का डिफरेंस होता है। और एंगुलर और व्यू क्या होता है कि ये मैंने बताया कि फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये मेडिकल स्टोर की एग्जांपल दी थी इसकी, कि एक मेडिकल स्टोर पे लेने जाओगे एक टैबलेट जो अपनी मर्जी से है, ठीक है, वो होती है लाइब्रेरी। आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो, वो होगी रिएक्ट। और इतनी सारी मेडिसन्स हैं, ठीक है, ये फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ। इतनी सारी हैं, आपने वही चीज उठानी है जिसको आपको जरूरत होगी। एग्जैक्ट पॉइंट क्या हुआ कि फ्रेमवर्क के अंदर काफी चीजें हैं, लेकिन हमने टू द पॉइंट वही चीजें उठानी है जो हमें जरूरत होती है। हमें हम एमवीसी बेसिकली इस चीज की जरूरत होती है। एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, जिसका बैकएंड के अंदर भी हमें फ्रेमवर्क के अंदर ये चीजें जरूरत होती हैं। ठीक हो गया जी। ये थी बेसिकली। और उसके अंदर हमें क्या क्या ये था कि ये हमारे पास वन पेज है रिएक्ट। और ये वन पेज बनी क्यों? वन पेज बेसिकली ये है कि आप वन क्लिक पे किसी चीज को ओपन करते हो। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, रिएक्ट को लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ रिएक्ट रियल स्टेट रिएक्ट जेएस टीएमपीएल टेम्पलेट, ठीक है। अब इसका टेम्पलेट देखना कि वन पेज पे कैसे ओपन हो रहा है, और HTML एंड CSS का देखना, और फिर कंपैरिजन करना कि रिएक्ट पे हम मूव क्यों हुए हैं, इसका मेन बेनिफिट क्या हुआ है। जैसे ये है, ठीक है, ये बेसिकली हमारा आ गया HTML CSS, ये उसकी है। तो ये क्या होगा कि रिलोड हो रहा है पेज, कोई भी आप पेज उठाते हो, देखो ये आ गया, देखा, टू द पॉइंट वन पेज पे आ गया। और जब यहाँ पे गया, ठीक है, ये वन पेज आ गया आपका। और इस वन पेज से क्या आप कर सकते हो, मल्टीपल चीजें उठा सकते हो। और जब यही काम आप सिंपल करते हो, रियल स्टेट टेम्पलेट HTML एंड CSS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको भी उठा लेता हूँ। अब ये देखना, जैसे ये रिलोड हो रही है, पेज लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये पेज लोड हो रहा है। अब जब जैसे यहाँ पे मैं जाऊंगा, कोई भी उठा लूंगा, जैसे ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये चीज आ गई, ठीक है, टाइम लगा रहा है। जैसे इस पे गया, ये, और जब यही चीज मैं इस पे जा रहा हूँ, देखो फौरन पेज आ रहा है। इस पे गया हूँ, ये डैशबोर्ड है, फौरन आ रहा है। ये होता है रिएक्ट का और HTML CSS का डिफरेंस। ये मल्टीपल पेजेस होती है HTML CSS JS, और जो रिएक्ट होती है ये क्या होती है, ये वन पेज होती है, ठीक है। कि वन पेज साइड हमारी कौन सी होती है, ठीक है, ये सिंगल होगी और ये वन पेज होगी। ठीक हो गया जी। अब दूसरी चीज, रिएक्ट किसके बेस पे चलती है? कंपोनेंट के बेस पे। रिएक्ट किस बेस पर चलती है? यहाँ से काट लो कि HTML एंड CSS के अंदर हम फाइल बनाते, फाइल या पेजेस बनाते थे। लेकिन React.js के अंदर हम कंपोनेंट कंपोनेंट बनाते हैं। अब मैं क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंपोनेंट लिखो। क्वेश्चन में ऐसे लिखता हूँ, क्यों कि कंपोनेंट क्या है, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि आपको पता चल जाए इजी वे कि कंपोनेंट क्या चीज है, ठीक है। कंपोनेंट मैं पहले बोलता हूँ कि कंपोनेंट है क्या, कि कंपोनेंट बेसिकली
दो चीजों से है। एक तो ये रीयूज है, ठीक है, हमें बार बार कोई चीज बनानी नहीं पड़ती, एक चीज बनाई और उसी को लेके हमने क्या किया, यूज कर लिया। एक बटन बनाया, मल्टीपल हमारे कंपोनेंट्स पे यूज हो गया। एक कार्ड बनाया, हमारे मल्टीपल कार्ड्स के अंदर यूज हो गया। अब मैं लिखता हूँ सिंपल वे पे। तैयार, यहाँ था कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। नहीं वो आप तो ठीक है। अच्छा, ये कंपोनेंट क्या है? जी क्लियर है। ठीक है। अब कंपोनेंट, अब टू द पॉइंट मैंने क्या बताई कि कंपोनेंट बेसिकली एक पेज है जो HTML के अंदर हम यूज करते हैं। कंपोनेंट भी एक पेज है जो हम यूज करते हैं। कंपोनेंट बेसिकली एक पेज है जो हमारा HTML में होता था। ठीक है। अब रिएक्ट के अंदर ये कंपोनेंट है। एक, और अब रिएक्ट JS के अंदर एक कंपोनेंट है। ये बेसिक पता चले तो आगे मैं कोड करवाऊंगा। ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब मैं प्रॉपर लिखता हूं, जो भी हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं तो उस पर कोई भी कंपोनेंट जो HTML टैग है वो एक कंपोनेंट है। दो पार्ट हो गए, एक ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया। ठीक है। तो इस तरह तीसरे पे क्या हुआ कि एग्जांपल इसकी, एक बटन बनाया है, बटन बनाया है एंकर टैग। ठीक है। ये 9 मिनट रह गए हैं, फिर मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा तो आप लोग आ जाना। ठीक है। एक, क्योंकि वो पे नहीं ना किया आपने आज तो उस वजह से वो इशू कर रहा है। ठीक है। एक बटन बनाया है एंकर टैग। ठीक है। एंकर टैग से, तो एंकर टैग हमारा किससे शो होता है, मैं इसको ए से, तो वो एक कंपोनेंट हो सकता है। ठीक हो गया। तीसरी चौथे नंबर पे क्या आएगी, ये सारे इसके पार्ट हैं, आपको ये सारे चीजों का आइडिया होना चाहिए, मतलब सबका एक है, पार्ट अलग अलग है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम डीपली चलते हैं, आई चलते हैं। अब मैं लिखता हूं कि जब हम सिंपल एक नहीं लिखना, नीचे लिखना था, जब हम एक सिंपल, जब हम एक सिंपल वेब पेज बनाते हैं
HTML, CSS, JS। ठीक है, एक वेबसाइट बना देते हैं, तो पूरे का पूरा एक ही साथ, तो ऐसे कर लो, एक ही साथ वो रन होती है। हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो पूरी की पूरी लोड होती है साइट। साइट ठीक हो गया। लेकिन पांचवा पॉइंट है, लेकिन जब हम रिएक्ट जेएस में करते हैं तो हम लोग पूरा वेब पेज एक साथ नहीं बनाते बनाते हम अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं। फिर हम इसको जोड़ कर एक वेब पेज बना लेते हैं। अब हुई बात क्लियर? ये पॉइंट याद रहेंगे। कंपोनेंट में आप कभी नहीं भूलोगे कि टू द पॉइंट के कंपोनेंट है क्या। ठीक है, 6 नंबर पे पॉइंट आप ये कह लो, 6 नंबर पे, कि हम हर चीज को कंपोनेंट नहीं बना सकते। अब वो भी बताता हूँ क्यों। हम हर चीज का कंपोनेंट नहीं बना नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि क्योंकि हम हर चीज बार बार यूज नहीं करते। चीज बार बार यूज नहीं करते। ठीक है, जो चीज यूज करेंगे वो कंपोनेंट बना लेंगे। जो चीज बार बार यूज करेंगे उसका कंपोनेंट बना लेंगे। ठीक हो गया जी। 7वें नंबर पे ये है कि जो चीज, अब यही इसी के अंदर आप कर लो, कि जो चीज बार बार रीयूज हो रही है तो उसको हम कंपोनेंट बना लेंगे। ठीक हो गया, ये टू द पॉइंट है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ तक किसी को कोई मसला 7वां 8वां पॉइंट रहने दो, और भी काफी कुछ आ जाती है, अगर लॉजिक्स में दिखने लगूं तो वो सी चीज है। ठीक हो गया, एक उसके अंदर और लिख दो 7वां पॉइंट, जो चीज यूज ना हो रही हो तो उसे HTML, मैं इसको ब्रैकेट्स के अंदर कर रहा हूँ, HTML के अंदर लिख दो। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद, फिर इस 8वें के बाद 8वां लिख लो, एंड पर सब कंपोनेंट को मिला कर एक पेज बना लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है सॉफ्टवेयर हाउसेस में। ठीक है जी।
अब इसकी भी टाइप्स होती हैं। ये ऐसा करते हैं, यहाँ तक रखते हैं, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ क्योंकि पेड था, उन्होंने ख्याल में नहीं दिया, तो मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, सारे ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसको ओके।